क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया 10वीं रैंक आई है। डीकेटी के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको अपने 2 साल के प्रिपरेशन के अनुभवों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप सभी एस्पिरेंट्स को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। हाल फिलहाल में ही मैंने अपनी एक आंसर राइटिंग के ऊपर बुक लिखी है, जिस बुक का टाइटल है यूपीएससी एसे एंड आंसर राइटिंग मैनुअल। आज उसी के संदर्भ में मैं आपको आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस और आंसर राइटिंग के लिए कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। सिविल सेवा परीक्षा में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरिट मेंस के मार्क्स पर निर्भर करती है, और मेंस के मार्क्स अच्छे लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो आंसर राइटिंग का होता है। हमें जीएस 1, 2, 3, 4 इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर और साथ साथ में एसे का पेपर लिखना होता है। हर पेपर इक्वल नंबर कैरी करता है 250 मार्क्स, और जो कि हमारे मेंस के स्कोर को टोटल 1750 नंबर का टोटल हमारा होता है। तो आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कहाँ से आपको अपने आंसर्स चेक कराने हैं, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है, क्या आपको हाफ लेंथ टेस्ट लिखने हैं या फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं, ये सारे जो डाउट्स एक एस्पिरेंट के मन में आते हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगी। मैंने इन सारे डाउट्स को अपनी किताब में, जिसका टाइटल है यूपीएससी एसे एंड आंसर राइटिंग मैनुअल, इसमें बहुत ही विस्तार से बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके बताया है, जिससे आप सब इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आंसर राइटिंग शुरुआत सबसे पहले हमारी होनी चाहिए जब हमारा थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो। कभी भी आंसर राइटिंग करने में बहुत देर या बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। अमूमन बच्चों को यही एस्पिरेंट्स को यही डाउट होता है कि आंसर राइटिंग शुरू कब से करी जाए। सो इसका सीधा सा जवाब है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तब आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको आंसर्स लिखना, उनका तरीका सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन के डिमांड को कैसे एड्रेस करना है वो सीखना पड़ेगा। तो उसको सीखने के लिए आपको अच्छा खासा 3-4 महीने का समय चाहिए। इसीलिए हमेशा आंसर राइटिंग थोड़ा सा जल्दी शुरू करें। जल्दी से मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लें और उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उसकी बेसिक किताबें पढ़ें। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तो आप पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के बाद आप कोई भी एडवांस बुक, जैसे कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, और जब ये मिनिमम बेसिक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तब आप तुरंत उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस निकाल के उसके आंसर्स लिखें। अब कुछ क्वेश्चंस कहाँ से निकालने हैं, आप या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज हमेशा उसी पैटर्न पे बेस्ड होती हैं कि जब आपका मेंस आने वाला होता है तब आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाते हैं, और मेंस से पहले आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाते हैं। तो इससे आप एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके एक एक सब्जेक्ट के आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो लास्ट के कुछ सालों में आए हैं, आप हर सब्जेक्ट वाइज वो क्वेश्चंस उठाकर वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो टॉपर्स कॉपीज़ होती हैं। ये सोर्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक एवेल्युएशन का तरीका मिल जाता है। आप कोई भी आंसर लिखें, जब तक आप उसको किसी मेंटर या किसी टीचर से चेक न कराएं तो आपको उसका फीडबैक नहीं मिलता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके आंसर में क्या गैप्स थे, आपको क्या चीज़ें ओवरकम करनी है। लेकिन जब आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखते हैं तब उससे आपको कंपैरिजन का साधन मिल जाता है, जिससे आपको अपने आंसर की क्वालिटी पता चल जाती है कि आपने क्या चीज़ें मिस आउट करी और क्या चीज़ें आप लिखने में सक्षम हैं। तो बुक में भी मैंने ऐसे ही बताया है कि टॉपर्स की कॉपीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाए। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखें। उस कॉपीज़ में जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आप पहले वो क्वेश्चन देखें और उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो किसी भी, अगर आप टॉपर की कॉपी देख रहे हैं तो एक कॉपी में 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और फिर उस टॉपर की कॉपी से अपनी आंसर्स को कंपेयर किया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी छोटी गलतियां, जैसे कि प्रेजेंटेशन कैसे सही रखना है, क्या डायमेंशंस मिस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाएंगी।
तो टॉपर्स की कॉपीज़ एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों को ये होता है कि आंसर राइटिंग हम डे 1 से करें अगर, और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते या हमारे आंसर्स में क्वालिटी अच्छी नहीं आती। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डे 1 से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। 1.5-2 महीने 2.5 महीने का समय लेकर आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर आंसर लिखना है। अभी जब आप शुरुआत में आंसर लिखेंगे तब आंसर आपका सबसे कहते हैं कि एक वर्स्ट क्वालिटी का आंसर जो आप कह सकते हैं वो होगा, क्योंकि आपकी अभी पढ़ाई में डेप्थ नहीं है, आपका कंटेंट में क्वालिटी नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको एड्रेस करना कैसे है। मोस्टली एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बताती हूँ कि मैंने जब पहला पेपर लिखा था अपना तो मेरे 250 में से 60 मार्क्स आए थे हिस्ट्री में। सो आप कभी भी ये ना घबराएं कि आप आंसर लिखेंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे या आप सही से नहीं कर पाएंगे। ये जैसा कि मैंने बोला, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। हर एस्पिरेंट का एक अपना इनबिल्ट एप्टीट्यूड होता है आंसर्स लिखने का या फिर कंटेंट लर्न करने का, सिलेबस लर्न करने का। सो मेरे एप्टीट्यूड ने मुझे ये बताया कि मुझे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, काफ़ी टाइम तक करनी है, तभी मैं जो है एक उस क्वालिटी का लेवल का आंसर लिख सकती हूँ जो यूपीएससी में मांगा जाता है। सो आपको अपना वो एप्टीट्यूड जानना है, वो आप जानेंगे जब आप थोड़ा पहले से ही आंसर लिखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा किताब में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको बहुत यूज़फुल होंगी, जैसे कि एक अच्छा आंसर या एक गुड आंसर किसे बोला जाता है। तो आंसर के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कंटेंट से रिलेटेड कि आप आंसर में क्या पॉइंट्स लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है और आप क्या जवाब लिखेंगे, क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे, कौन से डायमेंशंस को आप एड्रेस करेंगे। एक दूसरा एस्पेक्ट होता है आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, ये मिलाकर एक अच्छा आंसर बनाती हैं। इसके बहुत से अलग से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जब आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कुछ डेटा फैक्ट्स लिखते हैं, कोई कमिटी के रिपोर्ट्स मेंशन करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ाती हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। आपकी कॉपी में आपने जो भी लिखा है, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपका है, उसमें वो चीज़ें एलिजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। कई बार हम लिखते हैं फ्लोइंग हैंड राइटिंग में, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि आई और ई में मेरा डिफरेंस नहीं रहता था, एच और एन में डिफरेंस नहीं है, एल और आई में डिफरेंस नहीं है। तो ये जब आप रनिंग हैंड राइटिंग लिखते हैं और 3 घंटे के फिक्स टाइम में आप पेपर लिखते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे कि वर्ड्स जो है पढ़ने में नहीं आते हैं। सो इसलिए आपको डे 1 से ही, मतलब जब भी आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, आपको अपने कंटेंट के साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के 4-5 नियम हैं, मैंने अपनी किताब में बताए हैं। नियम कुछ ये है कि आपको पहले तो अपनी हैंड राइटिंग देखनी है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या अच्छी नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने लिखा है वो एक लेमैन को या एक एग्जामिनर को या किसी को भी पढ़ने में आना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मैंने बुक में दिए हैं, जैसे कि आपकी अगर हैंड राइटिंग बड़ी है और आपका ऐसा पेज बहुत भरा भरा, बहुत क्राउडेड लगता है, तो आप कोशिश करें कि आप छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखें। ये तरीका मैंने अपने तैयारी के दौरान अपनाया था। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखती थी, जिसकी वजह से पेज बहुत भरा लगता था और कंटेंट ज़्यादा लगता था। तो कई बार मुझे कमेंट्स मिलते थे कि आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी है। तो इसके लिए आप अपनी हैंड राइटिंग को छोटा कर सकते हैं। 2 वर्ड्स के बीच में एडिक्वेट स्पेस दीजिए ताकि आपकी कॉपी क्राउडेड ना लगे। हर सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आप अंडरलाइन करें। पॉइंट वाइज मेंशन करें तो सीरियल नंबर डालें 1 2 3 4। बुलेट पॉइंट्स में मेंशन नहीं करती थी, मैं 1 2 3 4 मेंशन करती थी। इससे एक एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को एक करेक्ट आइडिया लग जाता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। सो मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैं अपने पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूं। अगर कोई भी इशू पूछा गया है तो एटलीस्ट 7 से 8 पॉइंट्स मैं मेंशन कर पाऊँ। सो इसलिए मैं सीरियल वाइज नंबर डालती थी कि एक दिखने में ही तुरंत से पता चल जाए कि 8 पॉइंट्स या 7 पॉइंट या 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो ये सारे छोटे छोटे जो आपके प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में फॉलो करने चाहिए, वो इस किताब में मैंने डिटेल में आपको बताया है। इसके अलावा एक बहुत ही
हॉट टॉपिक रहता है कि वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। हर साल क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे सेम इंस्टीट्यूट से, सेम कोचिंग से, सेम तरीके से साथ में रहकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी हम अगर देखें तो उनके सिलेक्शन रेट में, उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप लक्ष्मीकांत, मैंने भी रेफ़र किया, लक्ष्मीकांत किसी और ने भी रेफ़र किया होगा। सो डिफरेंस होता है कि आपके आंसर्स में वैल्यू कितनी है, क्वालिटी कितनी है। सेम सोर्स पढ़ के आपने अपने आंसर्स को कैसे और बेहतर बनाया है, ये सारा मुद्दा इस बात का रहता है। तो वैल्यू एडिशन के कुछ बहुत बेसिक रूल्स हैं, बहुत बेसिक सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मेरी किताब में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपको वैल्यू एडिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। 5-6 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हर पॉइंट में आप कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मेंशन करें। अगर आपने 7 पॉइंट लिखे हैं तो कोशिश करें कि 4 में 5 में आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर दें। आप अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आप ज़रूर से कोई एक डेटा मेंशन कर दें। उससे आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत होलिस्टिक और कंप्लीट हो जाता है। अपने कंक्लूजन को हमेशा उतनी ही इज्जत दें जितना आप अपने इंट्रोडक्शन को देते हैं। कभी भी ऐसा ना करें कि 1 लाइन का कंक्लूजन लिखें, हमेशा 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन लिखें। और कंक्लूजन में हमेशा ये बात ध्यान रखें कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंक्लूजन आपका रहे। कोई भी इशू, चैलेंज, कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमेशा एक जो वे फॉरवर्ड होता है, एक जो आगे फ्यूचर की संभावना होती है, वो आपको अपने कंक्लूजन में इंक्लूड करना है। इससे आपका कंक्लूजन जो है लाइवली लगेगा। इसके अलावा जो आपके वैल्यू एडिशन के सोर्सेज होते हैं वो आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको उसमें ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन करने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह अगर आप जो है कि पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हैं, इसमें आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक से आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं, शेड्यूल्स मेंशन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पर्टिकुलर प्रोविजन मेंशन्ड है, क्या अमेंडमेंट हुआ था, कौन सी कमिटीज़ बनी थी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया था, ये सारी चीज़ें आप वैल्यू एडिशन के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड में हर एक सब्जेक्ट का ब्रेकअप करके उसके क्या क्या वैल्यू एडिशन सोर्सेज हो सकते हैं इस किताब में आपको समझाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप GS 3 में एग्रीकल्चर का पोर्शन देखेंगे तो एग्रीकल्चर में आपका वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा सोर्स रहता है कि कोई भी कमिटी जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स के ऊपर बनी है उसके रिकमेंडेशंस। तो किताब में आपको बहुत सारे कमिटीज़ जो है सीरियल वाइज लिस्टेड हैं, वहाँ से आप उनके रिकमेंडेशंस, उनके नाम और उनका पर्पस जो है आप देख सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको अपने आंसर्स में जो भी वैल्यू एडिशन का मटेरियल या सोर्स मिलेगा वो आपको साल भर यानी कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान कलेक्ट करते रहना है। मेरे वैल्यू एडिशन के सोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो था वो करंट अफेयर्स की मैगजीन थी और न्यूज़पेपर्स थे। तो आप राउंड द ईयर न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपके आंसर्स में वैल्यू डाल सकता है, वो चीज़ें वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डेटा फैक्ट्स हैं, कोई कमिटीज़ बनाई गई हैं, किसी चीज़ का रिकमेंडेशन है, कोई भी चीज़ आपको जो है कि वहाँ से उठानी है और वो आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस टाइम जया जेटली कमिटी बनी थी मैरिज एज को इंक्रीज करने के लिए, वुमेन की मैरिज एज को, गर्ल्स की मैरिज एज को इंक्रीज करने के लिए। सो उस कमिटी में न्यूज़पेपर में 4-5 रिकमेंडेशंस दिए थे, तो एक आर्टिकल में ये कमिटी और इसके रिकमेंडेशंस दिए गए थे। सो आपने वहाँ से उठा लेना है और वहाँ से आप अपने सोशियोलॉजी के, सोसाइटी के, किसी भी आप जहाँ भी रेलेवेंट लगे वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप उठा लें और उसमें आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन का कंटेंट मिल जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। सो राउंड द ईयर आपको ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। मैंने अपनी एक अलग से बुक बना रखी थी, कॉपी बना रखी थी वैल्यू एडिशन मटेरियल इकट्ठा करने की, और हर एक कीवर्ड जो आपके सिलेबस के हर एक कीवर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर मुझे डेटा दिखता था, एग्जाम्पल दिखता था या कोई बेस्ट प्रैक्टिस, कोई नई चीज़ कहीं फॉलो हो रही है, कोई नई चीज़ कहीं किसी चीज़ का कोई डिस्कवरी हुई है या कोई नई इन्वेंशन हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकती, इस तरीके की चीज़ें कनेक्ट करके आपको अपनी उस कॉपी में लिखना है। इससे आप और राउंड द ईयर आपको ये रिवाइज करना है और तब आप इसको अपने वैल्यू एडिशन के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं।
एक और बहुत डाउट एस्पिरेंट्स को ये रहता है कि एग्जाम्पल्स और डेटा ये सब जब हम कलेक्ट करते हैं साल भर तो ये बहुत बल्कि हो जाता है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि इस टाइम आपको डेटा यूज़ करना है, एग्जाम्पल यूज़ करना है, या फिर लिखते टाइम वो आपके जो है कि माइंड में उस टाइम नहीं आता है, कैसे आप जो है कि लिखेंगे उसको। सो इसका एक ही जवाब है प्रैक्टिस। जब आप ये सारी चीज़ें नोट करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तब आपको 10 में से ज़रूर आपको 5-6 चीज़ें याद हो जाएंगी। यही टेक्निक मैंने फॉलो की थी। मैं अगर 10 से 20 एग्जाम्पल्स लिखती थी तो बार बार रिवीजन करने पे मेरे दिमाग में 5 या 6 एग्जाम्पल्स बहुत ही स्ट्रांगली याद हो जाते थे। सो कभी भी क्वेश्चन आता था तो मुझे वो एग्जाम्पल्स याद रहते थे और मैं बिना समय गंवाए वो एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिख देती थी। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक माइंड कंडीशन हो जाएगा ये सारे वैल्यू एडिशन पॉइंटर्स को लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी ज्योग्राफी में, तो शुरुआत में मैं ज्योग्राफी में डायग्राम्स नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ पैराग्राफ्स में पॉइंट्स में कंटेंट लिखती थी। सो मुझे मेंटर्स से फीडबैक ये मिला कि ज्योग्राफी में आप डायग्राम्स बनाइए। सो जब मैंने अगली बार ज्योग्राफी का पेपर देना शुरू किया तो पेपर लिखने से पहले, मॉक टेस्ट लिखने से पहले मैं 5 मिनट बैठकर अपने आप को याद दिलाती थी कि मुझे ज्योग्राफी में डायग्राम्स बनाने हैं, मुझे ज्योग्राफी में एग्जाम्पल्स दिखाने हैं, मुझे जो है कि वैल्यू एडिशन में डेटा शो करना है। ये सारी चीज़ें मैं 5 मिनट पहले बैठकर अपने दिमाग में रिकॉल करती थी। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं आ रही हैं वैल्यू एडिशन की अपने आंसर्स में लिखने के लिए। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देने से 5 मिनट पहले आप अपने दिमाग में ये चीज़ें रिकॉल करें कि मुझे इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना है, ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना है और इकोनॉमिक्स में डेटा मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रिकॉल करें, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंडीशन हो जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस से मेरे साथ ये हुआ कि जब भी मुझे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आता था तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज़ आती थी वो थी डायग्राम्स। या फिर कभी भी कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि मेरे पास अगर डेटा है तो मैं उसको कैसे ग्राफ में शो कर दूं, कैसे पाई चार्ट बना दूं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आंसर राइटिंग से बच्चे बहुत डरते हैं। जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी मैं भी काफ़ी एंग्जाइटी और काफ़ी हेजिटेशन के बाद मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी, क्योंकि शुरू में आपको यही लगता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए फिर ही आप आंसर लिखेंगे, या फिर आपको लगता है कि बाकी लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा और आप नहीं लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर, आप एस्पिरेंट हैं तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही आपको बताना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग को बहुत अनड्यू प्रेशर लेके ना करें। आंसर राइटिंग एक प्रिपरेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको आंसर राइटिंग को उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से आप अपने रिविजन्स को और कोर्स कंप्लीशन को लेते हैं। अगर आपने हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैं आंसर्स लिखता जाऊं। इससे आपको यही एक फ़ायदा होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा अपनी गलतियों को सुधारने का। मैंने आंसर राइटिंग जब शुरू करी थी तो काफ़ी पहले शुरू कर दी थी मैंने आंसर राइटिंग, और इसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद मेरा माइंड इतना ज़्यादा स्टेबल और कंडीशन हो गया था आंसर लिखने के लिए कि मैं अपने मेंस के एग्ज़ाम में हर जीएस का पेपर मेरा 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। इवन एथिक्स का पेपर जो जब मैं मॉक टेस्ट लिखती थी कंप्लीट नहीं होता था, वो भी मेरा 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था। जीएस के आंसर्स में आपको डायग्राम्स और मैप्स भी बनाने हैं। तो एक बच्चों को ये डाउट रहता है जिन लोगों ने भी मुझसे अभी तक बात की एस्पिरेंट्स ने, तो एक ये डाउट रहता है कि हम डायग्राम सही से बना नहीं पाते, मैप अच्छे से नहीं बना पाते, एक्यूरेट नहीं बना पाते। सो इस पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि आपको कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, कोई भी मैप आपको एक्यूरेट बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं बनाना है। एक आपको इंडिकेटिव डायग्राम बनाना है। डायग्राम में सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि उसका लेबलिंग प्रॉपर हो, मेंशन्ड हो, फिगर नंबर और टाइटल मेंशन्ड हो, लेबलिंग प्रॉपर हो। बहुत ज़्यादा आपको टू द पॉइंट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीट एंड क्लीन डायग्राम जो आपका होता है। मैप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैप आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इवन वर्ल्ड मैप भी आप 20-30 सेकेंड्स में बना लेंगे अगर आप 8-10 बार प्रैक्टिस करते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस डायग्राम्स और मैप्स के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एस्से राइटिंग की। सो एस्से राइटिंग, एस्से एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता है जिसमें आप
थोड़ी सी मेहनत में, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट मार्क्स के टर्म्स में ला सकते हैं। तो जैसे कि आपको GS3, GS2, GS1 इन सब में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खासकर GS3 जिसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। कंपैरेटिवली जो एस्से राइटिंग होती है उसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि आपका कंटेंट मेनली GS और ऑप्शनल से 70 to 80% कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपका एस्से का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्से का कोई सिलेबस नहीं होता। सो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा लिखने के लिए, 2 टॉपिक्स। तो ट्रेंड मोस्टली ऐसा रहा है कि एक टॉपिकल एस्से होता है और एक आपका फिलोसॉफिकल एस्से होता है। टॉपिकल इन द सेंस कुछ ऐसा कीवर्ड्स उसमें मेंशन रहेंगे जो आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में आपको यूज हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन रहेंगी। सो इस पे कंटेंट आपको मोस्टली आपके GS से और वैल्यू एडिशन सोर्सेज से मिल जाता है। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है फिलोसॉफिकल एसेस की। इसमें आपको ऐसा कुछ टॉपिक नहीं मिल पाएगा जिस पे आप जो है अपने GS की नॉलेज को यूज़ कर सकें। फिलोसॉफिकल एसेज मोस्टली आप जो कोट्स पढ़ते हैं, जो रिनाउंड पर्सन्स की कोट्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, तो उनका एक पूरा अलग ही जॉनर होता है, लिखने का अलग ही स्ट्रैटेजी होती है। सो आपको जब भी एसेज प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करें तो हमेशा 2 पार्ट्स में स्टार्ट करें। एक आप अपनी फिलोसॉफिकल एसेज लिखें और एक टॉपिकल एसेज लिखें। एक मेजर डाउट ये रहता है कि एस्से लिखना कब से स्टार्ट करें, क्या GS के आंसर राइटिंग के साथ ही करें या फिर मेंस एग्जाम आने वाला हो तब करें। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि एस्से राइटिंग भी मैंने अपने GS के आंसर्स के साथ ही शुरू की थी, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देकर आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो आपके पास 2.5 से 3 महीना होता है, और उसमें जब आप कुछ ऐसा नया लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नया एस्से लिखा पहली बार, तो जाहिर सी बात है आप उस क्वालिटी का, उस डेप्थ का एस्से नहीं लिख पाएंगे और आपको इवैल्यूएशन में मार्क्स कम मिलेंगे। सो उस 2.5-3 महीने के समय में आपको अनावश्यक जो आपको एंजाइटी और प्रेशर फील ना हो कि आपको इम्प्रूव करना है, तो वो हटाने के लिए आप पहले से ही जब लिखेंगे तो आपको एक पकड़ महसूस होगी कि ठीक है, मुझे एस्से लिखना आता है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना आता है, डायमेंशन कौन से हैं वो एड्रेस करना आता है। सो आप उतना घबराएंगे नहीं जब आपका मेंस एग्जाम नज़दीक आ रहा है। सो एस्सेज कभी भी आप लिखना स्टार्ट करें तो सबसे जो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, अपने सारे GS का जब प्रिपरेशन ख़त्म हो गई 3-4-5 महीने, ऑब्वियसली आप एस्से अपना GS की प्रिपरेशन के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट आपको वहीं से मिलता है। सो जब मेरा एक बार नवंबर-दिसंबर तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था GS का समवॉट, तो मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ निकाली। उन्होंने जिस टॉपिक पर एस्से लिखा था उस टॉपिक पर मैंने एक रफ एस्से लिखा और उनको कंपेयर किया। फिर कंपेयर करने पे जो डायमेंशंस मुझे लगा कि ये डायमेंशंस मिस आउट हुई हैं, वो मैंने अलग से नोट कर लिया कि ठीक है, कल्चरल डायमेंशन मैंने मिस किया इस एस्से में, या फिर हिस्टोरिकल डायमेंशन मैंने मिस किया इस एस्से में। और जो एग्जाम्पल्स, जो कोट्स, जो पोएम्स उन्होंने मेंशन करी थी, उसको भी मैंने नोट किया कि मैं अपने किसी एस्से में ये दोबारा से इंक्लूड कर पाऊँ। सो ये कंपैरिजन वाला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ टॉपर्स की कॉपी से, ये भी मैंने पुराने टॉपर्स से सीखा है। उनकी ही जो है कि ये सलाह रही है कि आप जो है टॉपर्स की कॉपीज़ का किस तरीके से मोस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। किताब में आपको एस्से के बारे में बहुत डिटेल्ड में बताया गया है कि आपको एस्से स्टार्ट कैसे करना है, एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाइपोथेटिकल इंट्रोडक्शन क्या है, किस किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन आपका एस्से को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देकर, डेटा देकर, किस तरीके से आप एक कैची और एक अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को एस्से पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इसके अलावा जो भी डायमेंशंस आप अपने एस्से में एक्सप्लोर करेंगे, टॉपिकल एस्सेज में डायमेंशंस एक्सप्लोर करना इजी रहता है क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं GS ऑप्शनल से मिलते जुलते होते हैं। इसके अलावा जो फिलोसॉफिकल एस्सेज होते हैं उनका लिखने का तरीका, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा अलग होता है। तो किताब में आपको एक डिटेल्ड वे में बताया गया है कि फिलोसॉफिकल एस्सेज में कैसे आपको आर्गुमेंट्स देने हैं, कैसे आप अपने GS4 एथिक्स का यूज़ कर सकते हैं,
कोट्स और पोएम्स, सेल्फ मेड पोएम्स आप बना सकते हैं। किस किस तरीके से कौन कौन से डायमेंशंस में आप ऐसे लिख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या तरीका होना चाहिए, क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है ऐसे में। आप आधे घंटे 20 मिनट कम से कम एक टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। रफ पेज पे लिखें कि क्या क्या डायमेंशंस आप इंक्लूड करेंगे, क्या क्या कोट्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें बताएंगे। सो इस तरीके की सारी चीज़ें एस्से में आपको करनी होती हैं। एस्से में जो है कि आपको रेगुलर जीएस राइटिंग स्टाइल से अलग आपको एस्से में क्रिएटिविटी दिखानी होती है। सो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है लिखने में वो आप एस्से में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक क्रिएटिव एलिमेंट जो मैंने एक टॉपर की कॉपी से सीखा था और मैंने अपने मेंस के एस्से में भी वो इंक्लूड किया, वो था सेल्फ मेड पोएम्स। तो आप कोई भी 4-5 लाइन की राइमिंग पोएम उस टॉपिक से रिलेटेड बना लें। मैं ऑन द स्पॉट ही बनाती थी और ऑन द स्पॉट लिखती थी और मॉक टेस्ट में मुझे इसके लिए अप्रिशिएट भी किया गया था। सो मैंने वही अपने मेंस में ट्रांसलेट किया। तो जो भी क्रिएटिविटी का एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो आप अपने एस्से में करें। जीएस 1, 2, 3 हो गया, लेकिन जो जीएस 4 का पेपर होता है, एथिक्स का पेपर, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें जैसा कि आपको पता है केस स्टडीज़ का एक पोर्शन होता है और एक कीवर्ड्स वाला सेक्शन होता है जिसमें आपसे मोस्टली कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कोई कोट्स पूछे जाते हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। सो बुक में, किताब में पूरा डिटेल तरीके से आपको बताया गया है कि आपको केस स्टडीज़ को कैसे अप्रोच करना है, केस स्टडीज़ का ब्रेकअप कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। कभी भी आपको केस स्टडी मिले तो आप डायरेक्ट आंसर ना लिखना शुरू करें, हमेशा एक इंट्रोडक्शन दें कि इस केस स्टडी में ये बताया गया है। कोई एक सपोर्टिंग डाटा आप यूज़ कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में भी, हालांकि एक से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एक सपोर्टिंग डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं केस स्टडीज़ में, वो किताब में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखे हैं। जैसे कि कोट्स यूज़ कर सकते हैं आप, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। जैसे कि मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मोटो एक लिस्ट तैयार की थी और उनका मैंने जो है कि जहाँ भी मुझे रेलेवेंट केस स्टडीज़ लगती थी मैं कंक्लूजन में इंक्लूड करती थी। जैसे कि लाबसना का मोटो है शीलम परम भूषणम, तो ये मैंने नोट कर लिया था कि कैरेक्टर इज़ दी अटमोस्ट वर्च्यू। और कहीं भी आपको केस स्टडीज़ में ऐसी चीज़ें, क्योंकि केस स्टडीज़ में मोस्टली आपको ह्यूमन वैल्यूज़ से रिलेटेड ही केस स्टडीज़ होती हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स को कैसे मेंशन करना है, आप ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं एक प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए। तो उस तरीके की चीज़ें किताब में पूरी डिटेल्ड वे में बताई गई हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। इस दुविधा से मैं भी गुजरी हूँ कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, कब ऑप्शनल चूज़ करना है और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कुछ सब्जेक्ट्स आपको जो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको मेंस प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती हैं। तो जब आप उस प्रोसेस में हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट देख लें कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट आप डीपली आगे पढ़ सकते हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आपकी तैयारी के दौरान पता चल जाएगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या है। अगर आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेने में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का सिलेबस और यूपीएससी में जो ऑप्शनल का सिलेबस है उस ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेकर उसको आपको मैच करना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट्स जो मिस हो रहे हैं या कोई भी सिलेबस जो एक्स्ट्रा है या कम है, वो आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको लेने पड़ेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकली किताब में मैंने बताया है कि कैसे चूज़ करना है। पहली बात तो इंटरेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब भी मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें और आप उसको अच्छे से पढ़ें तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। मेरे साथ यही हुआ था। मैंने सोशियोलॉजी कभी पढ़ी नहीं थी, तो इसके बावजूद मैंने सोशियोलॉजी जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उस प्रोसेस में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और मैं उतनी ही कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर मैंने कोई और सब्जेक्ट लिया होता, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, तो भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट या उतना ही मज़ा आता। पर सोशियोलॉजी लेने का जो कारण था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था कि एक तो आपके उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं बहुत सालों से, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था। तो इस तरीके का आप भी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि किस में मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सिलेबस सोशियोलॉजी का
ओवरलैप कर रहा था मेरे जीएस और एस्से राइटिंग से। तो जहाँ मुझे एडवांटेज दिखा कि मैं कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर करके ज़्यादा मार्क्स ला सकती हूँ, सो ईमानदारी से मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किया। और मेरे साथ ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई कि मुझे इंटरेस्ट है या नहीं। मैं कोई भी कुछ एक दो सब्जेक्ट्स छोड़ के मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मेरा जनरली इंटरेस्ट बन जाता है। तो आपको भी यही करना है, आपको इंटरेस्ट देखना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड। सोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं, टेस्ट सीरीज ऑप्टिमम क्वालिटी में अच्छे इंस्टीट्यूट्स की अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बाद आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। अभी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर्स होते हैं, दोनों का बहुत ही बल्कि सिलेबस होता है, सो आपको उसको प्रिपेयर करना है। आंसर राइटिंग ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो टोटल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स ला सकते हैं वो आप अपने जीएस सब्जेक्ट्स में नहीं ला सकते। इसी तरीके से जीएस 4 और एस्से के लिए कहा जाता है कि जीएस 1, 2, 3 में आप कभी भी देखेंगे तो 140-150 का स्कोर हार्डली ही कोई टच कर पाता है। पर अगर आप एथिक्स का, एस्से का और ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो 140, 150, 160 भी बल्कि जो है कि अटेनेबल स्कोर्स होते हैं। सो इसमें आपको इसका एडवांटेज लेना है कि आप स्कोर कहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप एस्से में मैंने आपको बताया कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, जीएस 4 में आपको बताया मैंने कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, और सोशियोलॉजी यानी कि आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लिटरली एक गेम चेंजर होता है। सो उसमें आपको जो है कि पूरा अपना 100% देना है। सो वो आपको आपके जीएस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स गेन कराएगा। अभी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है, तो मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग जीएस के साथ में ही करी थी। ऑप्शनल, एस्से और जीएस, ये तीनों की आंसर राइटिंग मैं साथ साथ में करती थी। अगर मैंने एक टेस्ट जीएस का लिख दिया है, 2 टेस्ट जीएस का लिख दिया है, तो मैं कोशिश करती थी कि एक टेस्ट फिर मैं सोशियोलॉजी का लिख दूं। सो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो मेंस की स्ट्रैटेजी बना के करनी है, जीएस की स्ट्रैटेजी और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बना के करनी है। प्रीलिम्स के 3-3.5 महीने पहले सिर्फ तब आपको प्रीलिम्स का स्पेसिफिक सिलेबस उठा के पढ़ना है। उसके पहले का जो आपका 7-8 महीने का समय होता है उसमें आप फुल्ली फोकस करें अपने जीएस पे और सोशियोलॉजी पे। सो ये सारे सब्जेक्ट्स की बात हो गई जो कि मैंने बुक में डिटेल्ड में बताया है। इंडेक्स में जो चैप्टर्स हैं मैं वो आपको पढ़कर बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। इंडेक्स में जो चैप्टर्स मैंने इस बुक में मेंशन किए हैं वो सबसे पहला तो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है। सो वो तो आप लोगों को पता है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा है, कितने पेपर होने हैं, कितने ड्यूरेशन के होने हैं। इसके अलावा डिकोडिंग द मेंस सिलेबस, इसमें मेरे सारे सोर्सेज और जितने भी सोर्सेज आपको मेंस में यूज होते हैं वो मेंशन किए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग एंड प्री रिक्विजिट ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस के मार्क्स का। सो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कब आंसर लिखना स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ अ गुड आंसर एंड द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, किन सब्जेक्ट्स के बनाने चाहिए, किस तरीके से बनाने चाहिए। सो इस किताब में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट मेकिंग का तरीका बताया है। इसके अलावा मैंने कुछ अपने खुद के नोट्स का एक्सर्प्ट ऐड किया है जिससे आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकें। नोट्स बनाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें, कुछ किताबें, कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेक्ट्रम देखेंगे, लक्ष्मीकांत देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में दी हुई हैं। शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की किताब देखेंगे, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में दिया हुआ है। सो इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको नोट्स उस चीज़ के बनाने हैं जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट आपको ज़रूरत कम है। सो यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है नोट्स बनाते टाइम कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है पर मुझे ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस एक पैराग्राफ की है, वही आपको नोट्स बनाने हैं। प्रीलिम्स के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं, मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं, ये 2 तरीके मैंने अपनी किताब में बताए हैं। मैंने पर्सनली 2 तरीके के नोट्स बनाए थे, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए, और किस तरीके से बनाए थे, क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड की थी, मैंने इसमें बताया हुआ है। इसके बाद सारे जीएस पेपर्स की स्ट्रैटेजी, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सबकी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके बताई गई है, जिससे आप मदद ले सकते हैं कि आपको अपने आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं।
इसके अलावा ऑप्शनल कब चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है और ऑप्शनल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें किताब में दी गई हैं। तो यही एक मैं एडवाइस अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी सभी एस्पिरेंट्स को कि आंसर राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मेंस के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको एफर्ट उतना ही कम लगता है जितनी कि आपकी प्रैक्टिस हो। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 80 और 85 जीएस के टेस्ट लिखे थे और जीएस एसए एंड ऑप्शनल मिला के कुछ 125 मैंने टेस्ट लिखे थे। सो इतने सारे टेस्ट लिखने के बाद जब मैं मेंस में बैठी और जब मैंने आंसर लिखना शुरू किया, सो मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि मुझे एक सेकंड भी नहीं लगता था सोचने में कि इस आंसर में मैं क्या लिखूँगी या इस आंसर में मैं कौन से वैल्यू एडिशन की चीज़ें इंक्लूड करने वाली हूँ। वो एक माइंड कंडीशनिंग हो चुकी थी और क्वेश्चन देखते ही वो सारी चीज़ें मैं लिखने में सक्षम रही और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पेपर भी टाइम पे कंप्लीट हो गया था। एक जेन्युइन डाउट जो एस्पिरेंट्स का रहता है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग वो ये रहता है कि फुल लेंथ टेस्ट लिखने चाहिए, हाफ लेंथ टेस्ट लिखने चाहिए, डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए या वीकली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेंटर से चेक कराना चाहिए या पीयर्स से चेक कराना चाहिए। ये सारे डाउट्स एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जो किया था मैं वो आपसे शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि एक्चुअल एग्ज़ाम में मेंस के मेरा पेपर छूट जाएगा, तो मैं हमेशा 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट ही लिखने का कोशिश करती थी और जितने भी टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स मैंने दिए वो 3 घंटे के ही दिए कि 3 घंटे में बैठकर लिखूं। आप चाहें तो फुल लेंथ टेस्ट की बजाय आप हाफ लेंथ टेस्ट भी लिख सकते हैं। मैंने डेली आंसर राइटिंग नहीं करी थी, मैंने एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी। उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो जो टेस्ट मेरे अनलॉक होते थे वो टेस्ट मैं देती जाती थी और वो मैं पढ़ती जाती थी। सो आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस बार यूपीएससी क्लियर किया है और वो टॉप रैंक्स में हैं, उन्होंने डेली आंसर राइटिंग करी थी। तो आप कोई भी तरीका जो आपको सूट करता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग 1 से 2 आंसर्स आप डेली लिखें, इससे भी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको आंसर्स ज़रूर से ज़रूर चेक कराने चाहिए। सो आप आंसर्स चेक कराने के लिए कोई भी मेंटर्स को भेज सकते हैं या फिर कोई भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पर आंसर्स चेक होकर मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी सो उसमें मेरे आंसर्स रेगुलरली इवैल्यूएट होकर आ जाते थे। सो किताब में ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। जो भी डाउट्स एस्पिरेंट्स के होते हैं उसको मैंने बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में एड्रेस करने की कोशिश करी है। मेंस के यूपीएससी रिजल्ट के बाद मेनली बहुत सारे एस्पिरेंट्स से टच में मैं आई और उनके डाउट्स और उनके क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया। सो मुझे एक लगा कि एक बुक के माध्यम से, एक किताब के माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट्स से तक हम रीच आउट कर सकते हैं। सो इसलिए एक वही मोटिवेशन था ये किताब लिखने के लिए। और इस किताब से अगर आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो ये एक मेरी मेहनत जो कहते हैं कि सफल मानी जाएगी, वो मुझे लगेगा। और सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही जेन्युइन एडवाइस देना चाहूँगी कि हमेशा खुद पे भरोसा रखें और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए, वो चीज़ें आप उस पर पकड़ बनाएं, उसको आप पहचानें कि वो स्ट्रैटेजिक चीज़ें आपकी आंसर राइटिंग है, आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। सो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं जो आपने जब इस पर पकड़ बना ली तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो हमेशा मोटिवेटेड रहें और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस किताब पे और मैं आपके वो डाउट्स जेन्युइनली एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।